हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका पहल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो EORO की अपनी जो वैकेंसी है उसके पार्ट बी के लिए पहल एकेडमी ने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। वो आपको पहल एकेडमी के ऑनलाइन जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी की अपनी जो 3rd मैराथन क्लास है वो आज अपन देखेंगे। बचा हुआ जो सिलेबस का कुछ पार्ट है आज वाली क्लास में अपन इसको कवर कर लेंगे। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और भी किसी प्रकार की कोई भी हेल्प हो चाहिए हो आपको तो आप पहल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल या कॉन्टैक्ट नंबर पर रीच आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन आपके सिलेबस का ही पार्ट है। जो EORO का ज्योग्राफी का सिलेबस है, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। तो देखो, ऊर्जा संसाधन की बात करें तो राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड जो कि राज्य में बिजली उत्पादन, पारेषण मतलब ट्रांसमिशन और वितरण के लिए प्रमुख एजेंसी थी पहले। लेकिन सन 2000 में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, उत्पादन, पारेषण और वितरण कार्यों को अलग करने के लिए जो RSEB थी, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, उसको 5 अलग अलग कंपनियों में बांट दिया गया, ठीक है। 5 उसके पार्ट कर दिए गए। तो उत्पादन, प्रोडक्शन के लिए जिसको जिम्मेदारी दी गई उसका नाम है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, RVUNL, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन के लिए जिसको जिम्मेदारी दी गई, जिस बोर्ड को, जिस कंपनी को, तो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। नाम पे ही ध्यान दे लेना, उत्पादन के लिए जो जिम्मेदार है उसके नाम में उत्पादन आ रहा है, ट्रांसमिशन के लिए जिसको जिम्मेदारी दी गई उसके नाम में प्रसारण आ रहा है, ठीक है। फिर वितरण के लिए 3 अलग अलग डिस्कॉम्स बनाए गए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनको बोलते हैं, डिस्कॉम। उनमें एक जयपुर, फिर जोधपुर और एक अजमेर, ठीक है। तो आपसे वैसे पूछने के चांसेस कम है, लेकिन ऐसे अगर घुमा के पूछे वो कि वितरण के लिए निम्न में से कौन सी कंपनी जिम्मेदार है, तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। उत्पादन के लिए अपन ने देखा RVUNL, ठीक है। अब ऊर्जा संसाधनों की बात आती है तो बेसिकली देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परंपरागत, एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर क्या है? देखो, परंपरागत तो वो है जो लगभग 100-200 सालों से अपन देखते चले आ रहे हैं, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, परंपरागत है, ठीक है। गैर परंपरागत है जो अभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के दौर में है, अभी वो उनमें टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट चल रहा है पूर्ण रूप से उनका दोहन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो उसमें आता है भूतापीय ऊर्जा। नाम से पता चल रहा है, भू मतलब धरती, पृथ्वी, अर्थ, ताप मतलब टेम्परेचर। तो पृथ्वी की तापमान को, जो भूगर्भ के अंदर जो तापमान है उसका यूज करके अगर अपन एनर्जी प्रोड्यूस करें तो उसको अपन कह देते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा की संभावना माउंट आबू, सिरोही और पुष्कर अजमेर में है। संभावना है, अभी कोई भी रूप से किसी भी प्रकार का राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। फिर बात करें बायोगैस की। बायोगैस होता क्या है? देखो, पशु अपशिष्ट का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन बायोगैस कहलाता है। मुख्य घटक की बात करें तो मीथेन, जो कि लगभग 65% होता है। कितना? 65% मीथेन। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो लगभग 30% होता है, ठीक है। राजस्थान में बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र उदयपुर में है। कहां पे लगे हुए हैं सर्वाधिक संयंत्र बायोगैस के? राजस्थान में उदयपुर में। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ विकल्प बायोगैस ही है, क्योंकि आपको पता है अपशिष्ट हो गया, फसल का अपशिष्ट हो गया, पशुओं का अपशिष्ट हो गया, उसका यूज करके आप बायोगैस का उत्पादन कर सकते हो। सिंपल सा है। एक सेकेंड, ठीक है। फिर बात करते हैं बायोमास। एक होता है बायोगैस, एक होता है बायोमास। कृषि अवशेष जैसे चावल की भूसी, सरसों की खल, गेहूं कन्ना, कपास की डंठल, शहरी कचरा आदि का प्रयोग कर अगर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाए तो वो कहलाता है बायोमास एनर्जी या फिर बायोमास ऊर्जा।
वर्तमान में राजस्थान में लगभग 101 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जा रही है बायोमास से, जिसका राजस्थान की कुल विद्युत जो ऊर्जा का उत्पादन है उसमें केवल 0.56% है। तो हालांकि और आवश्यकता है हमको कि इसमें तकनीक का और उपयोग करके इसको और अच्छा इसको दोहन किया जा सके इसका, ठीक है, क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। फिर आता है बायोमास संयंत्र की बात कर लेते हैं। कुछ संयंत्र है। राजस्थान का पहला जो बायोगैस संयंत्र था वो था पदमपुरा बायोमास संयंत्र गंगानगर में। कहां पे था? गंगानगर में। उसके बाद खेडली बायोमास संयंत्र अलवर में है, जो कि सरसों की खल पर आधारित बायोमास संयंत्र है। फिर एक देवली जो कि टोंक में है, वहां पे चावल की भूसी पर आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है। अजमेर बायोमास जो संयंत्र है अजमेर में है, विलायती बबूल आधारित संयंत्र है। ठीक है, आप देख रहे हो ये अलग अलग प्रकार के संयंत्र है सारे। बालोतरा बायोमास संयंत्र बाड़मेर में, शहरी कचरा आधारित संयंत्र। और रामगंज बायोमास संयंत्र जो कि कोटा में है, वो भी शहरी कचरा आधारित संयंत्र है। आगे चलते हैं, बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सर्वाधिक जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है राजस्थान में, किसकी बात करें अपन? गैर परंपरागत जो स्रोत है ऊर्जा के, उसमें जो पवन ऊर्जा है उसका सर्वाधिक परसेंटेज है। कितना? 20%, लगभग 20.25%। पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद चौथा स्थान है। ठीक है, सौर ऊर्जा में आपको सबको पता होना चाहिए, अभी राजस्थान प्रथम स्थान पे है, कर्नाटक को पीछे छोड़ा था। राजस्थान में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना जैसलमेर में है। इस कारण जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंखों की नगरी। राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन अक्षय ऊर्जा निगम के अधीन सुजलोन एनर्जी इंडिया एक कंपनी है, एयरकॉन एनर्जी इंडिया ये भी कंपनी है, और वोस्टास एनर्जी, इन 3 कंपनियां मिलकर इसका उत्पादन करती है। ठीक है, फिर कुछ परियोजनाएं आपको इनके नाम याद रखने हैं, बहुत सारी एग्जाम्स में इनको पूछा हुआ है। जैसे कि अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट कहां पे है? जैसलमेर में। ठीक है, तो ये राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना थी। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी थी, तो कौन सी थी? अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट, जो कि जैसलमेर में है। स्थापना इसकी 1998 में हुई थी। ठीक है, फिर है बड़ा बाग विंड पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर। ठीक है, एक है हंसुआ विंड पावर प्रोजेक्ट, ये भी जैसलमेर। फिर है सोडा बंधन विंड पावर प्रोजेक्ट, ये भी जैसलमेर। तो जो सोडा बंधन विंड पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर है, वह निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की पहली पवन ऊर्जा परियोजना थी। कौन सी? सोडा बंधन विंड पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर में ही है। सबसे पहली कौन सी थी? अमर सागर, याद रखना है आपको, कौन सी थी? अमर सागर। फिर है बिठूडी विंड पावर प्रोजेक्ट, जो कि फलोदी जोधपुर में है। कहां पे है ये? फलोदी जोधपुर। हर्ष पर्वत आपको पता होना चाहिए, काफी फेमस भी है, सीकर में है। देवगढ़ विंड पावर प्रोजेक्ट जो कि प्रतापगढ़ में है। फिर एक धमोतर विंड पावर प्रोजेक्ट, वो भी प्रतापगढ़ में है। राजस्थान की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है ये जो धमोतर विंड पावर प्रोजेक्ट है, जो कि कहां पे स्थित है? प्रतापगढ़ में। वो राजस्थान की सबसे बड़ी विंड पावर प्रोजेक्ट है। पहली कौन सी थी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर। ठीक है, तो ये तो हो गई पवन ऊर्जा। बात करते हैं अब हम सौर ऊर्जा की, जिसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? पहला। सौर ऊर्जा की बात करें तो उत्पादक फोटोवोल्टिक सेल पद्धति, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा किया जाता है। प्रकाश विद्युत सेल बनाने में जस्ता, जिंक का प्रयोग किया जाता है, यह भी एक क्वेश्चन है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाओं को देखते हुए अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सीज की स्थापना की जा रही है। सीज के अंतर्गत जो राजस्थान के 3 जिले सम्मिलित है, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, जिनको अपन क्या कह देते हैं? सौर ऊर्जा त्रिभुज की संज्ञा। किसकी संज्ञा दी गई है? सौर ऊर्जा त्रिभुज। वापस से देख लो एक बार, कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना जो है वो जोधपुर में है।
अगर राजस्थान में आपसे पूछ ले कि कौन से जिले में सर्वाधिक सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावना है, तो वो कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया कि कहाँ पे इसकी संभावना है, सबको पता है राजस्थान में सौर ऊर्जा की काफी अपार संभावना है, लेकिन कारण क्या है? आरएएस मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे कथन वाला क्वेश्चन आता है जिसमें स्टेटमेंट दे देगा वो आपको 2-3, तो उनमें ध्यान रखना कि जो सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो राजस्थान में संभावना है उसका कारण है, एक तो सूर्य की लंबवत स्थिति। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के निचले हिस्से से गुजरती है, तो अच्छी खासी मात्रा में सूर्य की किरणें पूरे साल भर अपन को प्राप्त होती है। 1% न्यूनतम है, तो वैसे तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि अपने यहाँ वनों की कमी है, लेकिन पॉजिटिव है सौर ऊर्जा की दृष्टि से कि आपको एक अच्छी खासी जगह मिल जाती है जहां पे आप सेटअप कर सकते हो सोलर प्रोजेक्ट। पथरीला और चट्टानी मरुस्थल, तो उससे भी जो तापमान की प्राप्ति है उसमें काफी अच्छी तापमान की प्राप्ति होती है। अच्छे लगभग 320 से 25 दिन, कितने दिन? 320 से 25 दिन अपन को क्लियर सनलाइट होती है, साफ मौसम होता है और अच्छी खासी सोलर एनर्जी आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो। वर्तमान में राजस्थान का सौर ऊर्जा में भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सेकंड नंबर पे है कर्नाटका। ठीक है, अब जैसे कि अपन ने पवन ऊर्जा की भी परियोजनाएं देखी थी कुछ, वैसे ही अपन राजस्थान में देखेंगे सौर ऊर्जा की परियोजनाएं। तो उसमें है मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर। जगह का नाम ध्यान रखना है और प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना है। तो मथानिया कहाँ पे है? जोधपुर में, जो कि राजस्थान की पहली सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट था। राजस्थान का सबसे पहला जो सौर ऊर्जा परियोजना है वो कौन सी है? मथानिया जोधपुर। जर्मनी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा स्थापित है। ठीक है, कौन से देश की सहायता ली गई? जर्मनी की। कौन से बैंक की? वर्ल्ड बैंक की। फिर है गोरी सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि है झुंझुनू में। कहां पे है? झुंझुनू में। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित है। फिर है अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर, सन सोर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा, जो अहमदाबाद की एक कंपनी है उसके द्वारा स्थापित है। मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट पूछा हुआ है, कहां पे है? जैसलमेर में। किस देश की सहायता से? यूएसए के द्वारा। ठीक है, मोकला कहां पे है? जैसलमेर। फिर है खींवसर, नाम से सबको पता होगा, पढ़ते रहते हो, नागौर में एक जगह का नाम है खींवसर। तो खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पे है? नागौर में। धुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर, नांदिया जोधपुर। ठीक है, भीरूखेड़ा बीकानेर और धूड़सर जैसलमेर। ये ध्यान रखना, फिर से रिपीट करता हूं, जगह का नाम पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन जिस प्रकार से होता है उसके लिए सोलर पार्क बनाए जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी जो भूमि होती है उस पर स्थापित किए जाते हैं, पैनल्स लगे होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में, उससे अच्छी खासी मात्रा में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो भड़ला जो सोलर पार्क है, ठीक है, जिसकी कुल क्षमता 4 चरणों में बनाई है 2255 मेगावाट है। प्रस्तावित है कितनी है? 2255 मेगावाट। फिर फलोदी पोखरण सोलर पार्क है, एक फतेहगढ़ है और एक नोक है। ठीक है, 4 सोलर पार्क है। कौन कौन से हैं? भड़ला, फलोदी, फतेहगढ़ और नोक। भड़ला में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, कहां पे स्थित है ये? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो भड़ला है, 2020 तक ये पूरी दुनिया भर में सबसे पहला पार्क था जो इतने बड़े लेवल पे इसको बनाया गया। जोधपुर में एक जगह है, वहां पे इसको बनाया गया है, प्रस्तावित है। क्षमता की बात करें तो लगभग 2200 मेगावाट, जो कि अच्छी खासी क्षमता होती है सौर एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसकी क्षमता है। 4 चरणों में बनेगा ये। कितने चरणों में? 4 चरणों में। फिर कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं कि एक तो भारत में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना राजस्थान में ही है। ठीक है, राजस्थान में जोधपुर में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना के कारण देख लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे। सौर विकिरण की तीव्रता का अधिक होना, एक वर्ष में लगभग 325 दिन स्पष्ट धूप की प्राप्ति। सौर ऊर्जा परियोजनाओं में जो अधिक निवेश करते हैं निवेशक, तो इसलिए जब इनको इतनी अच्छी खासी जगह मिलेगी, जो कंडीशंस है उनके फेवर में है, तो ये भी एक बड़ी बात है।
मरुस्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण उच्च तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर है कुछ जो कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना को और बढ़ा देते हैं। तो राजस्थान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो भारत सरकार है उसके आकलन के अनुसार सौर ऊर्जा स्रोतों लगभग 142 गीगावाट की क्षमता है। अब आप सोच के देखो, ये बहुत अच्छा खासा नंबर है, 142 गीगावाट। क्वेश्चन पूछ सकता है ये आपसे। ठीक है, तो कितनी क्षमता है सौर ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकता है राजस्थान? 142 गीगावाट, 142 गीगावाट। सोलर पार्क मैंने आपको अभी बता दिए, भड़ला जोधपुर, नांदिया कला भी जोधपुर में है, धूरसर जैसलमेर में है, फलोदी और पोखरण सोलर पार्क जो कि जोधपुर और जैसलमेर दोनों में फैला हुआ है, फतेहगढ़ जैसलमेर और नोक भी जैसलमेर। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर देख लेते हैं भाई अक्षय ऊर्जा निगम के बारे में कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की शीर्ष जो राज्य स्तरीय संस्था है वो कौन सी है? अक्षय ऊर्जा निगम। इसकी स्थापना, जिसको रेडा कहते हैं, उस रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में। फिर राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन को 1995 जिसकी स्थापना थी। इन दोनों को मिलाकर 2002 में राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम के रूप में की गई। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। फिर बात करते हैं, चलो गैर परंपरागत अपने ऊर्जा स्रोत देख लिए, कौन कौन से देखे? बायोगैस, बायोमास, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा मैंने बताया अभी कहीं पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है, संभावना है। कहां पे है? माउंट आबू और पुष्कर अजमेर में। अब बात कर लेते हैं अपन परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आता है अपने को तापीय ऊर्जा, जो कि कोयला आधारित, कोल डिपेंड, कोल बेस्ड होती है। ठीक है, तो कोयला आधारित जो तापीय ऊर्जा है, सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कोयला आधारित तापीय ऊर्जा से होता है, लगभग 56%। तो जितनी विद्युत राजस्थान में उत्पादित होती है उसका लगभग 56% जो तापीय ऊर्जा है जो कि कोयला आधारित है उससे प्रोड्यूस होता है। इसीलिए आपको पता होगा रिसेंटली जब अभी 3-4 महीने पहले कोयला की आपूर्ति राजस्थान में रुक गई थी तो काफी विद्युत ऊर्जा की काफी जो विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी, अचानक से पावर कट होने लग गया था। राजस्थान में अधिकांश तापीय ऊर्जा परियोजना लिग्नाइट कोयला आधारित है। तो किस प्रकार का कोयला आधारित है? लिग्नाइट। राजस्थान में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं 3 प्रकार की हैं। ठीक है, पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो भाई आपसे पूछ ले कि जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो क्या होता है? तो ये वे तापीय परियोजनाएं हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट, ठीक है, मतलब या तो टोटल उत्पादन क्षमता कितनी हो 1000 मेगावाट, ठीक है, या एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक है। तो ओवरऑल तो उत्पादन क्षमता कितनी होनी चाहिए उसकी? 1000 मेगावाट। ठीक है, फिर एक इकाई उनमें से कोई भी 500 से ज्यादा की होनी चाहिए, जो 500 मेगावाट से ज्यादा का विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करे। उसको अपन क्या नाम देंगे? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्या कहेंगे? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट गंगानगर में स्थित है। कहां पे स्थित है? गंगानगर में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, राजस्थान का पहला जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा था? सूरतगढ़। कहां पे स्थित है? गंगानगर। सूरतगढ़ वर्तमान में उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा परियोजना है। अब देखो इसमें ना थोड़ा चेंज आता रहता है समय के साथ, क्योंकि इनकी कुछ इकाइयां जब काम करना बंद कर देती है तो इसमें और एक और जो पावर प्लांट है छबड़ा। ठीक है, कौन सा? छबड़ा, जो कि 12 में है। इनमें कंफ्यूजन रहता ही है, तो आप एक बार से जो अपने एनर्जी की वेबसाइट है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, वहां पे जाके एक बार देख लेना। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट 12 में स्थित है। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली परियोजना। अब देखो यहां पे अंतर है, छबड़ा जो है वो सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है। ठीक है, क्षमता किसकी ज्यादा है? सूरतगढ़ की। जैसा कि मैंने बताया इनमें क्या होता है, डिफरेंट इकाइयां होती है, यूनिट्स होती है। तो कभी कौन सी काम करना बंद कर देती है, कभी कहीं पे एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है, तो उस कारण से
छबड़ा तो क्या है, सर्वाधिक प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्षमता की बात करें तो सूरतगढ़। और सबसे पहली जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट था वो भी सूरतगढ़ था, गंगानगर में। फिर आता है काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि झालावाड़ में। कहां पे है काली सिंध? झालावाड़ में। फिर एक झालावाड़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वो भी झालावाड़ में है। एक है बांसवाड़ा में। ठीक है, तो आप ये सब चीजें जरूर ध्यान रखना, लोकेशन याद रखना, नाम ध्यान रखना। चलो वो तो हो गया सुपर क्रिटिकल। अब आता है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। वे तापीय ऊर्जा परियोजना जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक है, जबकि किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक नहीं है। कहने का मतलब अब फर्क है। यहां जो टर्म थी सुपर क्रिटिकल, उसमें तो क्या था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। देखो, जो सुपर क्रिटिकल थी उसमें तो ओवरऑल उत्पादन क्षमता भी 1000 मेगावाट होनी चाहिए, प्लस किसी भी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वो तो हो जाएगा सुपर क्रिटिकल। बात करूंगा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ओनली, नाम में ध्यान रखना। अब इसमें क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, केवल सुपर है, सुपर थर्मल। इसकी भी उत्पादन क्षमता तो 1000 मेगावाट से ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन किसी भी इकाई की क्षमता 500 के बराबर भी नहीं होगी, इससे कम ही होगी। ठीक है, तो ये चीज समझना। ठीक है, ये डिफरेंस है यहां पे। तो उनमें आता है कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि कोटा में है, 1240 मेगावाट इसकी क्षमता है। कवई ये भी 12 में है, छबड़ा भी 12 में है और कवई भी 12 में है। दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि बांसवाड़ा में है। कपूरड़ी जालीपा, पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में, बाड़मेर में है। और भादरेस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर में। ठीक है, ये सब ध्यान रखना आपको। फिर आते हैं नॉर्मल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 से कम हो। ठीक है, और किसी भी इकाई की उत्पादन क्षमता भी 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 1000 मेगावाट से कम होना चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं? नॉर्मल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिनमें हाड़ला बीकानेर, गुड़ा बीकानेर, गिरल बाड़मेर। ध्यान रखना, गिरल पूछा हुआ है। कपूरड़ी जालीपा और गिरल दोनों कहां पे है? बाड़मेर में। नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि बीकानेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अपन देखा अभी कि राजस्थान में जो मैक्सिमम जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो क्या बेस्ड है? लिग्नाइट कोयला। किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट। लेकिन कोटा सुपर जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो बिटुमिनस कोयला आधारित परियोजना है। किस प्रकार का कोयला आधारित परियोजना है? बिटुमिनस। राजस्थान में पहला निजी क्षेत्र का तापीय ऊर्जा संयंत्र गुढ़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर है। अगर बात आपसे पूछ ले कि भाई साहब निजी क्षेत्र का पहला कौन सा पावर प्रोजेक्ट था थर्मल, तो वो था गुढ़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर। राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित परियोजना थी गिरल, जो कि कहां पे है? बाड़मेर में। कहां पे है? बाड़मेर में है। जर्मनी के सहयोग से, कौन से देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल या सुपर थर्मल और थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो निजी क्षेत्र के उपक्रम नहीं है, उनका संचालन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड करता है, RRVUNL। ओके, ठीक है। कुछ संयुक्त तापीय परियोजनाएं हैं राजस्थान की, देख लेते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है सिंगरौली तापीय ऊर्जा परियोजना, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किस किस की? राजस्थान और उत्तर प्रदेश की। नाम क्या है? सिंगरौली तापीय परियोजना। रिहंद तापीय परियोजना, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऊंचाहार तापीय परियोजना, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, फिर एक ओरिया तापीय परियोजना, वो भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एक है सतपुड़ा, कौन सी? सतपुड़ा, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो सतपुड़ा किसकी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। बाकी की चार अपन ने देखी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो देख लो, ये सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पे है? गंगानगर। बरसिंहसर बीकानेर,
ठीक है। फिर बाड़मेर में गिरल, भादरेस और कपूरडी जालिपा, ध्यान रखना, ठीक है। बांसवाड़ा में दानपुर, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। बारा में दो बताए, कवई और छबड़ा, ठीक है। काली सिंध, झालावाड़, ठीक है। और कोटा में कोटा सुपर पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, याद रखना आपने सब। चलो ये तो हो गया कोयला आधारित। अब बात आती है कि भाई साहब प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं कौन सी है। तो पहली है रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना। कौन सी? रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना, जो कि कहां पे है? जैसलमेर में है। राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना भी यही है। क्या नाम है? रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना। कहां पे है? जैसलमेर में। फिर है केशोरायपाटन प्राकृतिक गैस परियोजना, जो कि बूंदी में है। कोटा प्राकृतिक गैस परियोजना, ये भी बूंदी में है, ध्यान रखना, नाम कोटा है बूंदी में। छबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना 12, अपन ने देखा छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है, कोयला आधारित और गैस आधारित भी है। झामर कोटड़ा जो कि उदयपुर में है। धौलपुर गैस कार्बाइड परियोजना जो कि धौलपुर में है। अगर बात करें भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना की, तो वो है अंता, जो कि 12 में है। स्थापना राजस्थान में की गई, परंतु यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है। कौन सी? अंता, जो कि कहां पे है? 12 में, ठीक है। अब चलो ये तो देख लिया अपन ने, तापीय परियोजना देख ली, गैस आधारित परियोजना देख ली। अभी देखो कुछ है ना, कुछ केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनसे राजस्थान को बिजली प्राप्त होती है, ठीक है। उनमें से देख लेते हैं। एक तो है टिहरी, जो कि भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में। टनकपुर और धौलीगंगा, तीनों का है, उत्तराखंड में है। सलाल, जो कि चिनाब रिवर पे है। दुलहस्ती, वो भी चिनाब रिवर पे है। और उरी झेलम, ये भी झेलम रिवर पे है। चामेरा, पार्वती, नाथपा झाकरी, ये सब कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस राजस्थान से रिलेटेड है तो पूछ ले, इसलिए आपको बता दिया गया। फिर आता है आणविक ऊर्जा परियोजना, जिनमें आता है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह, जो कि कहां स्थित है? आप सबको पता है, चित्तौड़गढ़ में है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है, जिसमें कुल 8 इकाइयों के संचालन किया जा रहा है। रावत भाटा परमाणु रिएक्टर की स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से, पूछता है ये, ध्यान रखना, रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ में परमाणु विद्युत गृह, किसके सहयोग से? 1965 में कनाडा के सहयोग से, ये याद रखना आप सब। रावत भाटा परमाणु रिएक्टर भारत की पहली और एकमात्र दाबित या भारी जल या गुरु जल, जो कि होता है D2O, क्या होता है उसका फॉर्मूला? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड आधारित परियोजना है। फिर एक और जो परमाणु गृह है वो है बांसवाड़ा परमाणु विद्युत गृह, जो कि बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है, बना नहीं है अभी। चलो ये अणु वाली हो गई, तापीय देख ली, पवन देख ली, ऊर्जा सोलर देख लिया। अब आता है जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। कौन से? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा से लगभग 7.5% विद्युत का उत्पादन होता है, जबकि अपन ने देखा था जो कोयला आधारित तापीय परियोजना है वो कितना होता है? लगभग 56%। कितना होता है? 56%। राजस्थान में 3 प्रकार की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। पहली, राजस्थान की स्वयं की जल विद्युत परियोजना, जैसे कि जाखम, ठीक है, कहां पे है? जाखम नदी, प्रतापगढ़। फिर है अनास, ये कहां पे है? अनास नदी, बांसवाड़ा, ठीक है। फिर आते हैं साझा परियोजनाएं किसी और राज्य के साथ मिलके, तो जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, ये सतलज नदी पर बनी हुई है। कहां पे बनी हुई है? सतलज नदी पे। बात करें कौन कौन से राज्य, तो राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा। किसकी बात कर रहे हैं अपन? भाखड़ा नांगल परियोजना की। फिर है ये एक गुरुत्वीय बांध है जो कि 225 मीटर ऊंचा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना। फिर है 2 बांध है, एक भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध। परियोजना का नाम क्या है? भाखड़ा नांगल। तो ये भाखड़ा नाम का भी एक बांध है और इससे कुछ दूरी पे बना हुआ है नांगल बांध। भाखड़ा बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में,
और नांगल बांध बना हुआ है पंजाब में, ध्यान रखना आप ये सब, ठीक है। फिर आती है व्यास परियोजना, यह है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस पे एक बांध बना हुआ है पडोह बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उससे राजस्थान को विद्युत मिलती है 20%, कितनी मिलती है 20%। फिर है पोंग बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में, उससे राजस्थान को मिलती है 59%, कितनी मिलती है 59%। तो आपसे ये पूछ लेना कि पडोह बांध और पोंग बांध कौन सी परियोजना पे है, तो वो व्यास परियोजना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? व्यास परियोजना का, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ये आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। फिर आती है चंबल नदी घाटी परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, 50-50 की पार्टनरशिप है। इस पे एक बांध है जो कि गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर आते हैं आगे तो राणा प्रताप सागर बांध है जो कि रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। फिर जवाहर सागर बांध है जो कि बोरावास कोटा में है, और एक फिर कोटा बैराज, 4 बांध बने हुए इस पे, ठीक है। फिर आती है माही बजाज सागर परियोजना, पूछा हुआ है बहुत एग्जाम में, राजस्थान और गुजरात की है। बात करें रेशियो की तो राजस्थान को मिलता है 45% और गुजरात को मिलता है 55%, ठीक है। इस पे एक बांध बना हुआ है कडाना बांध, जो कि गुजरात में है। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है जो कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, और कागदी पिकअप जो कि बांसवाड़ा में, ठीक है। बोरखेड़ा 2 है, कंफ्यूज मत करना, कोटा वाला बोरखेड़ा अलग है, ठीक है। मार्च 2021 तक, इस पे आप ध्यान मत दो, इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है नया, पहल एकेडमी के चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, तो उसमें आप देख के ये वाला डेटा अपडेट कर लेना कि अभी कितनी क्षमता है राजस्थान की, ठीक है। चलो ये परसेंटेज देख लो, इस पे ध्यान मत देना, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो है तापीय ऊर्जा, जो कि कोयला आधारित है। उसके बाद है जल विद्युत, ठीक है। उसके बाद गैस आधारित, फिर अणु शक्ति, फिर सौर ऊर्जा, फिर पवन, और लास्ट में आता है बायोमास। ये क्रम है ना, ज्यादा से कम की ओर, तो आप ये क्रम जरूर याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलो राजस्थान में ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक अपन देखते हैं राजस्थान में जैव विविधता। कुछ नाम देखेंगे फटाफट, ठीक है। वन और वन्य जीव की बात करें तो वन विभाग की स्थापना 1950 में की गई। भारत की नई जो वन नीति आई थी सबसे पहले वो 1988 में आई, और राजस्थान सरकार की आई थी वन नीति 2010। कब आई थी? 18 फरवरी 2010 को। ये ध्यान रखना, जो राज्य की नई राज्य वन नीति कब आई थी? 2010 में आई थी, ठीक है। तो साथ ही राजस्थान वन और पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना 2010 में। स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना, पेड़ों की कटाई पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1910 में जोधपुर में किया गया, ठीक है, जिसमें शिकार एक्ट आया, ठीक है। फिर 1901 में टोंक रियासत में, ठीक है, वन अधिनियम आया, जो कि उसके बाद 1935 में अलवर में भी लाया गया, ठीक है। तो ये क्रम है। सबसे पहले कहां बात की गई शिकार की एक्ट की, कि शिकार पे प्रतिबंध, वो जोधपुर में 1910 में, ध्यान रखना आप जी। फिर बात करें स्वतंत्रता के बाद की, तो 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया। बाद में 4 राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2014 में आया, ठीक है। वन और पर्यावरण से संबंधित सर्वप्रथम कानून कोटा जो जिला है राज्य का, वहां पे बनाया गया। देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वन क्षेत्र में पिछले 5 जो द्विवर्षीय सर्वेक्षण होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से जारी होता है 2 साल में एक बार। तो पिछले जो 5 सर्वे हैं राजस्थान में वन क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे भारत में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय वनों से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। ध्यान रहे कि भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952, उसके अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% पे वनों का होना लगभग जरूरी समझा जाता था कि इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर राजस्थान की बात करें तो उस वक्त लगभग 13% भूभाग पे थे, अब तो और भी शायद कम हो गया है। चलो कुछ तथ्य देख लेते हैं। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो लाया गया।
राजस्थान में इसे 1973 में लागू किया गया, तो 1 साल बाद। ठीक है, फिर एक IUCN की बुक आती है, रेड डेटा बुक। किसकी आती है? IUCN। तो उसमें संकटग्रस्त और जो विलुप्त जंतु होते हैं और वनस्पतियां होते हैं, इनके नाम दर्ज किए जाते हैं कि किन किन को खतरा है, या कौन सी प्रजातियां वनों पेड़ों की या जंतु की विलुप्त के कगार पे है। तो रेड डेटा बुक में आने का मतलब है कि उसको खतरा है, उस प्रजाति को। भारत में बाघ संरक्षण योजना के निर्माता जो कैलाश सांखला थे, उन्हें टाइगर मैन कहा जाता था। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। राजस्थान में सबसे पहले आता है रणथंभौर। कौन सा आता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, लगभग 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। पुराना नाम इसका जो था वो था रणस्तंभपुर। क्या था इसका पुराना नाम? रणस्तंभपुर। सवाई माधोपुर के शासकों का आखेट क्षेत्र था, शिकार वगैरह किया करते थे। 1955 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। ठीक है, और फिर बाद में अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ठीक है, तो राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहां पे आया? रणथंभौर सवाई माधोपुर। ठीक है, 1980 में इसको फिर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, बाघों के अलावा और क्या क्या प्रजातियां मिलती हैं यहाँ? घड़ियाल, चीतल, नीलगाय, सांभर, रीछ, जरक और अन्य वन्य जीव भी मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है? केवलादेव। कहां पे स्थित है? भरतपुर में। इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घना पक्षी विहार भी। पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। जो घना पक्षी विहार है भरतपुर में केवलादेव, वो पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है। 1956 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया और 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में भी प्रविष्ट किया। साथ ही यह रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर कन्वेंशन वेटलैंड में भी शामिल किया जा चुका है। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, दूसरा कौन सा है? सांबर झील भी इसमें शामिल है। रामसर कन्वेंशन में राजस्थान से कौन सी जगह शामिल है? सांबर झील। ठीक है, फिर एक टेक्निक है बोमा तकनीक। किससे रिलेटेड है बस मैं ये बता देता हूं कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें अफ्रीका की बोमा तकनीक का उपयोग किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग इसका है चीतल या चित्तीदार जो हिरण हो गए उनको पकड़ने और उन्हें ट्रांसफर करने के लिए दूसरी जगह, जबकि उन्हें उस वक्त मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बोमा तकनीक। फिर आता है मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। यह है कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, लगभग फैला हुआ है। पहले इसका नाम दर्रा था, बाद में 2003 में दर्रा और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को मिलाकर राजीव गांधी नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की गई, जो कि अभी प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है? मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो इसे 2012 में मिला मुकुंदरा हिल्स को। ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 2013 में किया गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। राजस्थान में लगभग 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने हैं? 27। हम केवल नाम देखेंगे और जगह देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, समय की कमी है। आप हो सके तो इनको डिटेल में बाद में पढ़ लेना। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो अलवर जिले में स्थित है। कहां पे है? अलवर जिले में। ठीक है, फिर उसके बाद सरिस्का जो कि ऑल्सो अलवर में स्थित है, यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है राजस्थान का? सरिस्का या इंग्लिश में ऑप्शन आ जाएगा तो ऐसे आएगा सरिस्का ए। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जैसलमेर में है। कहां पे है? जैसलमेर में। देखो इसका नाम में क्या आ रहा है, ये ध्यान देना। नाम में आ रहा है इसके राष्ट्रीय मरु उद्यान, लेकिन ये नेशनल पार्क नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, यह एक अभ्यारण्य है। ठीक है, तो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है और राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ पे जो गोडावन है, अपना राज्य पक्षी है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं उसको, वो उसकी प्रजनन स्थली भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कोटा में है। ठीक है, मैंने बताया आपको जगह देखेंगे और नाम देखेंगे। अभी भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में है। कहां पे है?
चित्तौड़गढ़ में। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये राणा प्रताप सागर बांध पे स्थित है। कौन सा? भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। फिर आता है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, यह है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। उड़न गिलहरी के लिए काफी फेमस है ये। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए। ठीक है। चीतल और चौसिंगे जो एक एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ जीव है, स्थानीय भाषा में उसको भेंडल कहते हैं, उसकी शरण स्थली माना जाता है। किसको? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य को। ठीक है। फिर माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही में है, आप सबको पता है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। ठीक है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। कौन सा? कुंभलगढ़। फिर ताल छापर, ये ध्यान रखना, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य ये चूरू में है। प्राचीन नाम इसका दोनपुर था। ठीक है। किस लिए फेमस है ये? काले हिरण और कुरंजा पक्षी, दो चीजों के लिए फेमस है। कौन सा? ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य। किसके लिए? काले हिरण और कुरंजा पक्षी के लिए। स्थानीय नाम जिसका खींचन होता है। ठीक है। थोड़ा ये एक चीज और ध्यान रखना, कुरजा कुछ एक गीत भी गाया जाता है, विरह गीत भी होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे एक घास होती है, उसका नाम माथिया होता है। नरम घास वर्षा ऋतु में उग जाती है, जिसको कहते हैं माथिया। चलो आगे चलो। केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य करौली में है। ठीक है। यह अभ्यारण्य सिरीकड़ा के वनों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? सिरीकड़ा के वनों के लिए। फिर केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर, याद रखना, यहीं पे मिलिट्री स्कूल भी है। राजस्थान में जो मिलिट्री स्कूल चलता है धौलपुर में, वो इसी अभ्यारण्य में चलता है। राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बाड़ी धौलपुर में है। वन विहार भी धौलपुर में है। बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भरतपुर में है। पूछता है ये, ध्यान रखना, बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? भरतपुर में है। याद रखना आप, परिंदों का घर कहा जाता है इसको। ठीक है। फिर बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। एक बस्सी जयपुर के पास भी है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। तो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आप सबको पता ही होगा, जयपुर में है। भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क और देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर, ये ध्यान रखना, राजस्थान में बियर रेस्क्यू सेंटर कहां है? भालू बचाओ केंद्र, तो वो कहां है? नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में। फिर एक जवारामगढ़ जयपुर में ही है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य ये उदयपुर में है। इसको जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है। किसको? जो जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, उसको जलचरों की बस्ती। ठीक है। फिर आता है फुलवारी की नाल, काफी फेमस है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। एक दर्रा भी है, फुलवारी की नाल एक दर्रा भी है, जो कि कहां पे है? उदयपुर में। अभ्यारण्य का नाम भी है। देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पे? देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। यहीं से मानसी वाकल नदी का उद्गम और सोम नदी प्रवाहित होती है। तो वहीं उड़न गिलहरी के लिए भी ये भी फेमस है। दूसरा कौन सा देखा था अपन ने? सीता माता। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 12 में है। सर्पों की शरण स्थली कहते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये याद रखना आपको। जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है 12 में, उसको सर्पों की शरण स्थली कहते हैं। यहां से परवन नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? यहां से परवन नदी गुजरती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। फिर है जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा और बूंदी में। ठीक है। रामगढ़ विषधारी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भी है ये, जो कि कहां पे है? बूंदी में। कहां पे है? बूंदी में। ये भी सांपों हेतु फेमस है। और रणथंभों के जो बाघ है उनका जच्चागर भी इसको कहा जाता है, मतलब प्रजनन यहाँ पे होता है। और अभी नया टाइगर रिजर्व भी है राजस्थान का, चौथा। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। ठीक है। रावली टोटगढ़ यह अजमेर और पाली और राजसमंद में फैला हुआ है, जिसका नाम इतिहासकार कर्नल थे जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, उनके नाम पे रखा गया है। फिर आता है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कोटा और झालावाड़ में। फिर 16 कंजर्वेशन रिजर्व है, ये भी ध्यान रखना। 27 तो है वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, 16 है कंजर्वेशन रिजर्व। नाम देखेंगे सीधा, बीसलपुर, टोंक, जोड़बीड़ बीकानेर, पूछा जाता है काफी, सुंदा माता जालोर, ठीक है, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर, शाकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व सीकर, गोगेलाव पूछा हुआ है, अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुए में पूछा हुआ है, नागौर में है, बीड़ झुंझुनू में है। ठीक है, बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है? झुंझुनू में है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व ये नागौर में है। ये कहां पे है? नागौर में है। उम्मेदगंज
कोटा में है। जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व पाली में है, क्योंकि जवाई बांध भी वहीं पे है। बांसलियाल खेतड़ी झुंझुनू, बांसलियाल खेतड़ी बागोर ये भी वहीं पे है झुंझुनू के आसपास। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, पाली। मनसा माता झुंझुनू। शाहबाद, ये ध्यान रखना, शाहबाद जो कंजर्वेशन रिजर्व पूछा क्वेश्चन है 12 में है। और एक है रणखार, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि जालोर में स्थित है। ये हो गए आपके कंजर्वेशन रिजर्व्स। ये देखो 33 आखेट निश्चित क्षेत्र है, इनको आप देख लेना एक बार। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बाद में पढ़ने के लिए, ठीक है। खीचन जोधपुर का एक गांव है जहां सती काल में रूस और यूक्रेन से प्रवासी पक्षी जो आता है कुर्जा, और एक कुर्जा एक विरह गीत भी है, मैंने अभी बताया था आपको। राज्य सरकार के नाम से जो कैलाश सांखला है वन्य जीव पुरस्कार देती है, कैलाश सांखला जी के नाम से वन्य जीव पुरस्कार भी देती है। जैसलमेर का जो शाहगढ़ बल के क्षेत्र है उसको केंद्र सरकार ने देश का प्रथम चीता अभ्यारण्य पैंथर सेंचुरी घोषित किया है, जहां पर केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार अफ्रीका और ईरान से चीतों को यहां पर स्थानांतरित करने का विचार कर रही है। चीता भारत से पूर्णतया विलुप्त हो चुका है। अभी रिसेंट में जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां पे इनको नामीबिया से वापस इंट्रोड्यूस करवाया गया है, आपको ये बात पता होगी। एक और इम्पोर्टेंट जो है कि गिद्धों को बचाने के लिए जोड़बीड़ बीकानेर में राजस्थान का पहला गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व भी स्थापित किया गया है, जो कि भारत का तीसरा केंद्र है। इसके पहले जो दोनों केंद्र पिंजौर हरियाणा और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। शेखावाटी में केवल इजिप्शियन गिद्ध बचे हैं, इन्हें स्केवेंजर या सफेद गिद्ध कहा जाता है, विलुप्त की कगार पर है, विशेष रूप से चूरू में पाए जाते हैं गिद्ध। अब ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना कि गिद्धों की घटती संख्या के पीछे एक डाइक्लोफिनिक सोडियम नाम की दवा आती है। कौन सी? डाइक्लोफिनिक सोडियम। तो ये कैसे जिम्मेदार हुई, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। गाँव में आपने देखा होगा कि पशुओं को, मवेशियों को दूध निकालने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है कई बार, तो वो डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है उसमें। धीरे धीरे ये उनकी वसा में जमा हो जाता है, किसमें? फैट में, चर्बी में। तो जब पशु मर जाता है उसको लोग बाहर फेंक देते हैं, उनको गिद्ध खाते हैं और उससे गिद्धों की डेथ हुई, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, एक है पीली किताब। अलवर के अंतिम शासक थे महाराजा सवाई तेज सिंह। 1947 में तैयार की गई थी फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट। इसी को अपन ने क्या कहा? पीली किताब। किसने तैयार कराई? अलवर के अंतिम शासक महाराजा सवाई तेज सिंह ने। उसको क्या कहा गया? पीली किताब। बियर रेस्क्यू सेंटर अभी अभी मैंने बताया नाहरगढ़ जयपुर में, ठीक है। भारत की पहली बाघ परियोजना की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पूरा नाम हेली नेशनल पार्क था, उत्तराखंड में है। इतना ही ध्यान रखना है, अपने सिलेबस में नहीं है ये। अब आता है आपके सिलेबस का अंतिम टॉपिक, जनगणना, ठीक है। फटाफट फटाफट देखेंगे अपन। तो उम्मीद करता हूं आप देखो, जनगणना में क्या होगा, आपको बेसिकली बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे। 2011 से है, उसके बाद अभी नए नवीनतम आंकड़े आए नहीं हैं, तो आपको वैसे तो मुझे नहीं लगता नहीं है इतना कि याद करने मुश्किल होगी, क्योंकि आपने पढ़ाई करी होगी इसके बारे में काफ़ी बार। तो अपन देख लेते हैं। राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 6.86 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं अपन सारे डेटाज, ठीक है। भारत की जनसंख्या का लगभग 5.67% है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% है। भारत में स्थान जनसंख्या में राजस्थान का 7वां है। महिला जनसंख्या जिसमें 48.14%, पुरुष जनसंख्या 51.86%। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 75.1 और शहरी जनसंख्या 24.9। ये जरूर याद रखना आप। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.1% और अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? 24.9%, ठीक है। घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की, तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें तो 928 महिला प्रति 1000 पुरुष, जरूर ध्यान रखना है। तो जनसंख्या देख ली अपन ने, शहरी जनसंख्या देख ली लगभग 24.9%, ग्रामीण देख ली अपन ने 75.1%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है जयपुर का, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर और फिर उदयपुर। जयपुर की है 66 लाख,
और सबसे कम जो 5 है टॉप उनमें उदयपुर की है 30 लाख, ये याद रखना आप। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले देख लेते हैं। सबसे कम है जैसलमेर की, मात्र 6.69 लाख। फिर प्रतापगढ़ 8 लाख, सिरोही 10 लाख, बूंदी 11 लाख और लगभग 11.5 लाख राजसमंद। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अभी अभी देखा ना अपने जयपुर, सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से जैसलमेर, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर, ध्यान रखना। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला है प्रतापगढ़। ठीक है, फिर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। ठीक है, वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है वो है डूंगरपुर। परसेंटेज के रूप में देखें कि कौन से जिले की जनसंख्या गांवों में निवास करती है, परसेंटेज टोटल परसेंट का, ठीक है, तो वो है डूंगरपुर। वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। फिर से प्रतिशत के साथ देखें तो उसमें है कोटा। कौन सा जिला? कोटा। 2001 से 2011 तक अपन दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर की बात करें तो लगभग 21.3% की वृद्धि हुई। पुरुषों की संख्या में 20.8% वृद्धि हुई, महिला की जनसंख्या में 21.8% वृद्धि हुई। ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर लगभग 19% रही और शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर लगभग 29% रही। फिर देख लेते हैं कि भाई सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई कहां प्रतिशत की दृष्टि से, तो वो हुई बाड़मेर में लगभग 32.5%। उसके बाद आता है जैसलमेर में, उसमें हुई 31.8%। ठीक है, फिर आता है जोधपुर में 27%, बांसवाड़ा में 26% और जयपुर में 26%। बढ़ोतरी है ये। ठीक है, तो आप तो बस ये ध्यान रखना कि 2001 से 2011 तक सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कौन से जिले में हुई? बाड़मेर में 32.5%। ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करें अगर परसेंटेज में तो गंगानगर में। कहां पे हुई थी? गंगानगर में। उससे थोड़ी ज्यादा झुंझुनू 11%। बस ये ध्यान रखना, आप क्रम देख लो। ठीक है, ये कम से ज्यादा की ओर है, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़। 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला रहा बाड़मेर, मैंने अभी अभी बताया। न्यूनतम रहा गंगानगर 10%। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में अगर वृद्धि दर की बात करें तो वो हुई जैसलमेर में। कहां पे हुई? जैसलमेर में 34%। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो कोटा में। ठीक है, क्योंकि कोटा सर्वाधिक जो उसका परसेंट है वो शहरी क्षेत्र में रहता है जनसंख्या का, कोटा का। 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला था अलवर। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है, शब्दों पे ध्यान देना, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला रहा डूंगरपुर, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से गांवों में सर्वाधिक जिसकी जनसंख्या निवास करती है वो है डूंगरपुर। फिर बात करते हैं अपन जनसंख्या घनत्व की। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना देखा अभी अपन ने? 200। कितना देखा? 200। तो कुछ जिले हैं उनका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, वो देख लेते हैं। जयपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक वो है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है भरतपुर, उसकी है 503। तो एक एग्जाम में मैंने देखा क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था, उसमें पूछा कि निम्न में से कौन से जिलों का जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है, तो जयपुर और भरतपुर। फिर दौसा आता है, दौसा का 476, अलवर का 438 और धौलपुर का 398। फिर आता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। जैसलमेर का सबसे कम है 17। कितना है? 17। बीकानेर का फिर 78, फिर बाड़मेर 92, चूरू 147 और जोधपुर 161। ठीक है, बात करते हैं लिंगानुपात की। अभी अभी अपन देखा था 928 है ओवरऑल। शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। ग्रामीण लिंगानुपात 933। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। कितना है? 994 महिला प्रति 1000 पुरुष। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो है धौलपुर, 846 महिला मात्र। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले देख लेते हैं। डूंगरपुर सबसे ज्यादा 994, फिर राजसमंद 990, पाली 987,
फिर प्रतापगढ़ आता है और फिर आता है आपका बांसवाड़ा। क्रम देख लेना, ये बढ़ते से घटते क्रम की ओर है। सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ है? डूंगरपुर में 994। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर का 846, फिर उससे थोड़ा सा अधिक है जैसलमेर का 852, करौली का 861, भरतपुर 880 और गंगानगर 887। ठीक है। अब देखो, अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें कि किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो वो है पाली का, और वो है 1003। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखना। सबसे कम अगर ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर में है 841। फिर शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो टोंक में 985, और सबसे कम लिंगानुपात शहरी क्षेत्र में वो है जैसलमेर में 807। ठीक है। चलो ये तो हो गया नॉर्मल। अब 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत देख लेते हैं अपन। ठीक है। 2011 में कुल जनसंख्या का लगभग 15.5% 0 से 6 वाले वर्ग के बच्चे हैं। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना। सर्वाधिक जनसंख्या 0 से 6 वाले की जयपुर की है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है 0 से 6 में। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, बाल लिंगानुपात 0 से 6 की आयु वर्ग में जो लिंगानुपात है वो मात्र 888 है राजस्थान का। तो आप देख सकते हो ये चिंता का विषय है। ठीक है, जिसमें शहरी लिंगानुपात 874 है और ग्रामीण 892 है। 0 से 6 वायु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बांसवाड़ा और सबसे कम वाला है झुंझुनू। ठीक है, तभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां से स्टार्ट की गई थी? झुंझुनू से, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाल लिंगानुपात यहां सबसे कम है झुंझुनू में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले देख लेते हैं बढ़ते से घटते क्रम की ओर। 0 से 6 की आयु वर्ग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो डेटा का। ठीक है। फिर 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले घटते से बढ़ते क्रम की ओर। झुंझुनू में सबसे कम 837, फिर सीकर, करौली, गंगानगर और धौलपुर। फिर बात करते हैं, अभी आरएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जो स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जाति और जनजाति। तो अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है लगभग कुल जनसंख्या का 17.8%। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या है कुल जनसंख्या का लगभग 13.5%। अगर जाति की बात करें तो 17.8%, जनजाति की बात करें तो 13.5%, जो एसटी है, ये एससी है ना, स्केड्यूल्ड कास्ट। फिर वह जिला जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है वो है जयपुर। स्केड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। वह जिला जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम निवास करती है वो है डूंगरपुर। ठीक है। और वह जिला जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही वो है बाड़मेर में। स्केड्यूल्ड कास्ट की सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहां रही? बाड़मेर में। जनसंख्या सर्वाधिक कहां निवास करती है? जयपुर में। सबसे कम डूंगरपुर। चलो, वह जिला जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है वो है उदयपुर। अभी आरएएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। वह जिला जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम निवास करती है वो है बीकानेर। स्केड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है अब। ठीक है, किसकी बात हो रही है? स्केड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। वह जिला जहां अनुसूचित जनता की जनसंख्या में वृद्धि दर सर्वाधिक रही तो वो रहा नागौर। स्केड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो नागौर में सर्वाधिक रही। ठीक है। वह जिला जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही तो वो है गंगानगर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं साक्षरता की। साक्षरता का परसेंट है 66.1%, जिसमें शहरी है 79.7 और ग्रामीण साक्षरता दर 61.4। ये तो हो गया शहरी और ग्रामीण। ठीक है। अब बात करें पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता की, तो पुरुष साक्षरता है लगभग अपनी 79.2% और महिला साक्षरता है 52.1। तो आप देख सकते हो, ये गैप देख सकते हो कितना है। ठीक है, लगभग 27% का गैप है कि महिलाएं कितनी कम साक्षर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है जालोर। दोनों फैक्ट याद रखने हैं आपको। ठीक है। तो ये देख लो, सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते से घटते क्रम में। कोटा सबसे ज्यादा 76.6%, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर और फिर अलवर। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालोर में सबसे कम, उससे थोड़ी अधिक सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर।
सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है सिरोही। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला है उदयपुर। ध्यान रखना, शब्दों पे ध्यान देना, हर एक शब्द में अलग है। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला है नागौर। अब बात करें पुरुषों की भाई, कि पुरुष कहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, दोनों बराबर है लगभग। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले देख लो सर्वाधिक, ये घटते से बढ़ता क्रम ऐसे, ये सबसे ऊपर है ना, सबसे ज्यादा झुंझुनू में सबसे ज्यादा, फिर कोटा, फिर जयपुर, फिर सीकर और भरतपुर। किसकी बात करें अपन? पुरुष साक्षरता दर की। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, प्रतापगढ़ में सबसे कम, उसके बाद बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला अपन ने देख लिया झुंझुनू। न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला सिरोही। सर्वाधिक शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला उदयपुर देख लिया। न्यूनतम शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला भी देख लिया अपन ने धौलपुर। अब बात करते हैं महिला साक्षरता की, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, याद रखना आपको। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालोर, ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारे फैक्ट्स है, जनसंख्या में आपको इतने फैक्ट याद करने पड़ेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं तो कोशिश करना कि सही ही निकले। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बार बार पढ़ोगे तो आसानी से याद होगा। कोटा में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, फिर उसके बाद जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर और सीकर। न्यूनतम जालोर में देखिए आपने, उससे थोड़ी अधिक सिरोही, उससे थोड़ी अधिक जैसलमेर, फिर बाड़मेर और फिर प्रतापगढ़। तो ठीक है, ये यहां पे आपका कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का ईओआरओ का सिलेबस। ठीक है, जो ईओआरओ का सिलेबस है पूरा, वो यहां पे आपका कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का। पहले एकेडमी की ओर से आपको पार्ट बी के लिए हैंड रिटन नोट्स आपको चैनल पे भी मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।